हेलो। हाँ, सबको इन्फॉर्म करो है ना, फिर स्टार्ट करते हैं 5 मिनट में क्लास तक। ओके सर।
तो क्या पढ़े थे लास्ट कल? हेलो, हेलो, यस सर। कल क्या पढ़े थे लास्ट में? चलो, ज्वाइंट शायद कंप्लीट कर लिए थे ना? सर अपन ने चलो। वेल्डिंग वाला ज्वाइन शुरू कर लिया था, उसमें टी वाला बता रहे थे आप। अपन ने डबल पैरेलल वाला भी कर लिया था, समझ गया। डबल पैरेलल स्प्लिट पैरेलल। देखो, welded joint subjected to bending moment, correct? इधर लिखते हैं बेंडिंग मोमेंट, means you can see here इसे क्रॉस सेक्शन देखें तो कुछ इस तरीके से इसके सराउंडिंग में ऐसे वेल्ड कर रहे हैं, करेक्ट? यहाँ पे सपोज दिस इज द डायमीटर, correct? Now if it is subjected to pure bending moment like this, इस केस में जो स्ट्रेस इंड्यूस होगा दैट इज बेंडिंग स्ट्रेस, तो सिग्मा बी इज इक्वल टू होगा एम वाई जेड, और जेड फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन आता है, यू कैन सी हियर टी इंटू बी डी स्क्वायर बाई 2, और टी इज इक्वल टू क्या होगा h बाई रूट 2 या 0.707 टाइम्स ऑफ, सॉरी क्या लिखती है, h इज इक्वल टू टी बाई रूट 2, करेक्ट? तो यहाँ पे टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं,
ये सही लिखा है, √2h। तो z इज इक्वल टू आएगा √2 टाइम्स ऑफ t इंटू बी डी। और ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला ना, इसे याद रखना पड़ेगा। z is equal to pi by 4 d square into t, करेक्ट, ये आएगा। और इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू 0.707 या h बाई √2 लिख दूं। ओहो, ये क्या बताया था, मैं भी भूल गया। h इज इक्वल टू t बाई √3 होता है। 707 TL, सॉरी h इज इक्वल टू t बाई √3 होता है। यहाँ h होगा, ठीक है, तो t बाई √2, तो ये आ जाएगा z इज इक्वल टू, अब सही है, पाई डी स्क्वायर t बाई 4√2। तो यहाँ से सिग्मा भी आ जाएगा आपका 4√2 m अपॉन पाई डी स्क्वायर t। ये फाइनल एक्सप्रेशन है, करेक्ट। हेलो। तो ये फॉर्मूला याद रखना, z इक्वल टू दिस, और यहीं पे अगर मैं जेड पे लिखूं, बेंडिंग की जगह अगर मैं यहाँ पे टॉर्क अप्लाई कर दूं, ट्विस्टिंग मोमेंट, करेक्ट, लाइक दिस। तो इस केस में जो ये आएगा ZP ऑफ ZP, तो ZP यहाँ पे आएगा, दिस इज इक्वल टू, इसका हाफ कर दो, अरे कहाँ लिख रहा हूँ, ये जो आया था ना, इसका हाफ वैल्यू, तो पाई डी स्क्वायर टी अपॉन 2√2, करेक्ट। यस सर। तो ये फिर यहाँ पे शियर स्ट्रेस इंड्यूस्ड आ जाएगा, हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो। हाँ सर।
हेलो। अरे सर नहीं, मैं बोल रहा था। अच्छा सर कहाँ गए? चलो कुछ कर रहे होंगे। हेलो। हेलो, आवाज आ रही है अब? यस सर। हाँ, ये नेटवर्क पता नहीं कैसा अटक गया था ये जूम। बहुत देर से नहीं आ रही थी आवाज। ये प्रॉब्लम एक्चुअली करना तो देखो इसमें क्या है। इस तरीके से फिलेट वेल्ड है जिसमें लेग है 30 मिलीमीटर और थ्रोट लेंथ दोनों की सेम है ना। ये थ्रोट है और ये थ्रोट, करेक्ट, 10 मिलीमीटर। और अलाउबल शियर स्ट्रेस यहाँ पे दिया हुआ 94 मेगा पास्कल। तो ये जो लोड है दैट इज शियर स्ट्रेंथ ऑफ द ज्वाइंट, ये इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी इन किलो न्यूटन में। चलो ट्राई करके बताओ। मैं बैंड लगाई थी, आला ले लिया मुझसे। मैं इसको लगा के दिखाई तब ये नहीं ले लिया था। कहाँ जा रहे हो? उसके भैया पार्टी में? बर्थडे। बर्थडे बहुत अच्छा है नहीं? क्या
हेलो, सॉल्व हो गया बालको? कितना आंसर आया? हेलो, आंसर आया बालको? कोई तो बोलो। हाँ सर, 1 मिनट। तो 39.874। चेक करता हूँ, रुको 2 सेकंड। ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं वाला है। 14.44, 17.92, 19.93 एंड 22.16 ये ऑप्शन है। 19.93 सर। 19.93 चलो चेक करते हैं। चलो देखो, देखो क्या आएगा ये कौन सा जॉइंट है पहले ये बताओ। ट्रांसवर्स फिलेट है या पैरेलल स्क्रीन फिलेट नहीं है? दिख रही सर, हाँ, स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं देख रही है? ऐसा कैसे हो गया यार? एक्चुअली जूम में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, पता नहीं कैसे है ये मैं शुरू से फील कर रहा हूँ इसके साथ। तो ये कौन सा जॉइंट है? ट्रांसवर्स फिलेट है, डबल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड? डबल ट्रांसफर स्प्लिट। करेक्ट है। इसके लिए हमने आपको बताया था शियर एफ इज इक्वल टू टाउ एस इंटू पाई इंटू एल इंटू एरिया क्या होगा एच, और एच की जगह क्या ले सकते हैं 0.707 इंटू टी, और चूंकि ये डबल ट्रांसवर्स है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है कि नहीं? सर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करने से आंसर नहीं आएगा। अच्छा, लेट मी चेक। 39.8 से हो जाएगा। चलो चेक करता हूँ। 94 इंटू 30, 707 इंटू 10 इंटू 2। सर यहाँ से आ रहा है 39.874। हाँ यार, ये तो इतना आ रहा है। यस, चलो ये हो आंसर सकता गलत है दिया है। ये नीचे वाला ना हो। नहीं हो सकता है, नहीं ये ऑप्शन ही गलत है, आंसर यही होगा आप लोग जो सही निकाले हो। हाँ सर, मैंने सही निकाला मतलब 39.87 किलो न्यूटन इज ए करेक्ट। 874। अगर ऐसा कोई कंडीशन देगा यहाँ पे 707 लेके ही सीट बनाया होगा तो कैसे करेंगे सर? क्या चाहिए सर अगर कहीं पे सिंगल फिलेट लेके वर्क किया होगा, अगर 707 ही लेके काम किया होगा तब तो ये ये सर सिंगल बहुत से क्वेश्चन में ऐसे ही सॉल्व कर देता 707 लेके।
नहीं बालक, यहाँ पे दे रहा है ना कि डबल फिलेट है, दोनों साइड लगा के दे रहा है। अगर एक साइड फिलेट लगा होता तो 0.707 इंटू टी कर देते और आंसर मिल जाता, लेकिन दोनों साइड फिलेट दिया है तो ये यही आंसर होगा। ठीक है ना, आपको 2 से मल्टीप्लाई करना ही यस सर, पड़ेगा। लेकिन सर बहुत से क्वेश्चन में मैं देखा हूँ सर, डबल फिलेट लिखा रहता है लेकिन 707 लेके भी मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया हुआ है। वो गलत है, किसने किया है? और जबकि भंडारी में हम लोग भंडारी में देखें सर, वहां पे ओ क्या बोलते हैं 1.414 लेके सॉल्व किए हैं। हाँ, तो 7.707 से 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1.414 ही आएगा, अब वही जी सही सर, है। तो भंडारी में लेकिन जो है वही फैक्टर ऑफ सही, बाकी सेफ्टी वो सब सही है गलत। सर, लेकिन अगर ऐसा कोई नहीं, तुम्हें यही फॉलो सर, करना है, अगर बाकी अगर मान आईआईटीज लड़ लीजिए लेंगे। दोनों क्या हो, अरे ये कह रहा है कि तुम्हें इसी से आंसर सर मान देना लीजिए है, अगर दोनों आंसर क्या होगा तो तब भी तुम्हें यही आंसर देना है, बाकी आईआईटीज लड़ा जाएगा यस अगर ऐसा किया तो। ठीक है ना, फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले लिया हो तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया हो तो कोई बात ही नहीं, तो डिवाइड कर दो फैक्टर ऑफ सेफ्टी से, लेकिन अपने आप थोड़ा हाँ ले वही लेगा, कैसे क्वेश्चन करना है। मेंशन करेगा। हाँ सर, अपनी मर्जी से थोड़ा कुछ भी कर सकते हैं। लॉगफल को इसीलिए डिवाइड सर करेगा ना हमने सर। ये आंसर निकाला था मेथड यही 39.8। यूज करना है, इसके अलावा कुछ यूज नहीं करना, ध्यान देना, यही भंडारी में लिखा है, यही है सब कुछ, और भंडारी फॉलो करो, बाकी किसी किताब का मुझे कोई भरोसा नहीं। और मैकग्रा हिल की बुकें यूज किया करो, बाकी सब छोड़ दो। ठीक है, दिस इज करेक्ट आंसर, और इसका आंसर गलत दिया हुआ, ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। 19.93 दे दिया, एक्चुअली ये इसका डबल होना चाहिए था। ऐसे में 2 को डिवाइड कर दो तो 19 पॉइंट हो जाएगा, तब भी नहीं आ रहा, 20.83 आएगा, मतलब एनी हाउ ऑप्शन सारे गलत है। चलो देखो, एक क्वेश्चन और है, बोल रहा है कि द परमिसिबल स्ट्रेस इन अ फिलेट वेल्ड इज 100 मेगा पास्कल, करेक्ट। द फिलेट वेल्ड हैज इक्वल लेग लेंथ, मतलब T इज इक्वल टू दिया हुआ है 15 मिलीमीटर, इक्वल लेग लेंथ विथ 15 मिलीमीटर ईच। द अलाउबल शियर लोड है ना, तो ये सिग्मा परमिसिबल नहीं है, ये टाउ परमिसिबल है। अलाउबल शियर लोड ऑन द वेल्ड पर सेंटीमीटर, मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है, और लेंथ पर सेंटीमीटर, ध्यान देना, लेंथ इन सेंटीमीटर। ये क्या होगा, बता सकते हो? सर सिंगल फिलेट है, डबल फिलेट है? तो जब कुछ नहीं दिया तो सिंगल ही है, जब तक कुछ नहीं दिया हुआ है तब तक वो सिंगल है। ठीक है, 10.605 हाँ, 10.605। यस, करेक्ट आंसर। Fs is equal to tau permissible into 0.707 into T into L, तो L को करो डिवाइड, है कि नहीं? इसमें वैल्यू पुट कर दो, 100 मेगा पास्कल इंटू 0.707 इंटू T दिया वो 15, और यहाँ पे लेंथ को सेंटीमीटर किया है कि नहीं? तो क्या करा जाए? 10 का मल्टीप्लाई। पक्का, ये लो, तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाती है? 10.6 किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर, है कि नहीं? बोलो।
अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ फिर। बोला है कि अगर टाउ परमिसिबल यहाँ पे 75 मेगा पास्कल है, अच्छा यार एक सेकेंड, इसमें जो स्ट्रेस आएगी, हाँ एक यहाँ पे गड़बड़ हम लोग कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम को फिर से एक बार डिस्कस करूं पहले। एक्चुअली ये नॉर्मल स्ट्रेस आएगी, ना कि शियर स्ट्रेस। यस और नो? हेलो, यस सर, यस यही सर। बताया था ना? हाँ तो यहीं से इसकी कहानी थोड़ी चेंज हो जाएगी। उसको देखते हो सकता है कोई ऑप्शन मिल जाए। अलाउबल शियर स्ट्रेस गिवन है, अगर मैं यहाँ पे ट्रेस्का क्राइटेरिया यूज करूं MSST, ठीक है, तो SYT इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टाउ, नहीं टाउ परमिशन, या सिंपली मैं लिख दूं SYS इज इक्वल टू SYT/2 होना चाहिए ना। यस सर, 0.5 YT। 94 इंटू 2 हो जाएगा ये तो ये तो और बम्पर बढ़ जाएगा। नहीं, कुछ नहीं हो सकता, सॉरी बॉस, है ना? ये 2 से और मल्टीप्लाई होना चाहिए, अब करेक्ट आंसर आएगा। मतलब करेक्ट क्या, और डबल हो जाएगा। तो एक्चुअली होना चाहिए नॉर्मल स्ट्रेस आना चाहिए था इसमें। करेक्ट है? हेलो, कल यही बताया यस था सर। ना इसमें तो, है कि नहीं? इससे नॉर्मल स्ट्रेस आती है। खैर कोई नहीं, इसका आंसर ही गलत दिया हुआ है, बाकी छोड़ो, अब क्यों सॉल्व करूंगा पॉकेट में। हाँ, इस क्वेश्चन को समझो। Two plates are joined by means of fillet weld as shown in figure. The size of the fillet weld is 10 millimeter. यहाँ पे T दिया हुआ है 10 millimeter. And tensile, shear strength of permissible shear strength 75 megapascal. इसमें पूछा है लेंथ क्या होगा, तो क्या आएगा बोलो? हेलो, सिक्सटी 6.67। नहीं नहीं सर, एक मिनट। सर 47.1 mm। कितना? 40? यस, करेक्ट 7.1। आंसर, यस करेक्ट है। करेक्ट है, 47.147। देखो कैसे आएगा, देखो Fs इज इक्वल टू टाउ एस इंटू 0.707 इंटू टी इंटू 2 इंटू एल, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से एल निकाल लो, Fs दिया हुआ है 50 किलो न्यूटन ऑलरेडी, टाउ एस दिया हुआ कितना 75.707 इंटू 10 इंटू 2,
देखो ऐसे किए थे, बोलो। यस सर। चलो नेक्स्ट। Two plates are joined together by means of single transverse double parallel fillet, मतलब कुछ इस तरीके से। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। If the size of the belt T दिया हुआ, this is equal to 5 millimeter and allowable shear load per millimeter, tau permission per millimeter length, ये given है 400 न्यूटन। फोर्स पर shear load per millimeter length, ये 400 न्यूटन है। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पैरेलल फिलेट वेल्ड, ये आपको L पता करना है। करेक्ट। चलो इसको सॉल्व करो। सर एक बार फिर से बोल देना कुछ, मतलब एक बार कर देना एक्सप्लेन। क्वेश्चन में लिखा है टू प्लेट्स आर जॉइंट टुगेदर बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसवर्स डबल पैरेलल फिलेट weld as shown in figure. The size of the weld is 5 millimeter and allowable shear load per millimeter of weld is 400 Newton per millimeter. Find the length of the each parallel fillet weld. सर जो ट्रांसफर्स वाला है वो तो पूरा लेंथ पे बोला हुआ है ना? जो ट्रांसफर्स वाला जो हमने वेल्ड किया है वो पूरी मतलब पूरी लेंथ पर है ना? वो तो गिवन है ना? हाँ हाँ हाँ। सर स्क्रीन चली गई। हाँ
हेलो हेलो। सर, ये यस। स्क्रीन नहीं है सर, कुछ क्वेश्चन ही नहीं देखा है। स्क्रीन नहीं है? अरे हाँ सर। यार, ये बार बार ना सर स्क्रीन ये ऐप इशू बहुत क्रिएट कर रहा है। ये ज्यादा दिन चलता नहीं, इसको फिर डिलीट करना पड़ेगा। दिख रहा है? देखो मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। इसमें टोटल लोड कितना लग सर रहा रुको ना है? सर, सर एक हाँ? मिनट, बस आधा मिनट रुक जाओ। चलो ठीक है, सर, ट्राई एक- करो। और ये लेंथ दी हुई है, मैं भूल गया देना, दिस वन। आगे आंसर बहुत सिंपल सा, देखो इतना कॉम्प्लिकेशन मत सोचो। टोटल लोड ये अप्लाई कर रहा है और लोड बियरिंग कैपेसिटी कितनी है? 400 न्यूटन पर मिलीमीटर। ठीक है, तो टोटल लेंथ कितनी रिक्वायर्ड होगी? तो टोटल लोड डिवाइडेड बाई 400, तो ये टोटल लेंथ कितनी लगेगी? पर यूनिट लेंथ 400 न्यूटन का लोड बियर कर सकता है, तो टोटल लेंथ कितनी रिक्वायर्ड होगी? तो 180 डिवाइडेड बाई 400 इंटू 10⁻3, इसको करो तो क्या आएगा? ये गायब हो जाएगा। तो 1800/4 कितना आएगा बोलो? 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 450 मिलीमीटर टोटल लेंथ है। टोटल लेंथ मतलब इसे इसे और इसे इंक्लूड करके। ठीक है, तो इस लेंथ, यहाँ लेंथ तो दोनों सेम इक्वल है, तो 12 प्लस 100 दिस इज इक्वल टू लिख सकते हैं 450। यस और नो बोलो? यस सर। तो यहाँ से L क्या आ जाएगा? 4 डबल 450 350/2 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 2। एक देखो 200 ये टोटल लेंथ है ना, इतनी 175 लेंथ लगेगी इसको रजिस्ट करने के लिए। 175 135 मिलीमीटर है अरे कि यार, नहीं? तो कोई इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं था, वो सिंपल सा है। चलो ठीक है, इतने ही क्वेश्चन है। सर आगे इसमें बढ़े? वो सर एक बग जॉइंट का मतलब बता देता हूँ। हाँ सर मैं ऐसा बोल रहा था, जैसे इसमें अब शियर स्ट्रेंथ अपने को पता चल जाती है यदि, शियर स्ट्रेंथ जैसे दी अपने नहीं है ना, शियर लोड, शियर लोड पर लेकिन यूनिट लेंथ लिया है। अपने पास एक चीज है ना सर, ये 180 किलो। अच्छा हाँ ठीक है, तो वो ये हाँ ठीक है सर, हो जाएगा। ये फोर्स के फॉर्म में दिया ना डायरेक्ट।
यस सर। चलो नेक्स्ट है डिजाइन ऑफ बट जॉइंट, हाथों हाथ ये भी देख लो। डिजाइन ऑफ बट जॉइंट, करेक्ट, ऐसा होना चाहिए क्या, बोलो। तो इसे मैं कह देता हूँ लेंथ, ये कहीं होगा उधर आगे तक, है ना। और जो हमारा विड्थ है वो कुछ इस तरीके से तैयार होगा, वेल्ड ऐसे ही बनेगा ये। करेक्ट। तो अगर मैं इसको इस डायरेक्शन से लोड अप्लाई करके इसको पुल करूं तो क्या आएगा इसमें, कैसे लोड एक्ट होगा, यही है जहां से फेल होगा ये शियर एरिया, सॉरी टेंसाइल फेलियर, ये नो। तो मैं इसे कह यस सकता सर। हूँ दिस इज नथिंग बट दिस इज पीटी, इज इट क्लियर। तो पीटी इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा टी इंटू एल इंटू थिकनेस एल इनटू थिकनेस ऑफ द सीट, हाँ थिकनेस है कि नहीं, बोलो। यस सर। यस सर। हेलो। यस, बस हो गया, और क्या इसमें, और कुछ है ही नहीं, इतना ही है, बस। और क्या। क्योंकि थ्रोट एरिया इस बार इसका यही होगा ना, है कि नहीं, यस सर। ऐसा। दिस इज लेंथ और ये थिकनेस हो गई। चलो ठीक है, मान लेते हैं। तो चलो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें फिर। करो आप सर। आप कौन सा पढ़ोगे, बेयरिंग्स जो पढ़ा आप था, ये पढ़ा भी दो। बहुत बड़ा चैप्टर है। सर स्प्रिंग चालू कीजिए। स्प्रिंग, यस सर। ये कोई पुरानी चीज है। यस चलो सर। चलो सर तो सर एक बार बट जॉइंट वाला केस दिखाइए ना थोड़ा सा। ये लो, सर इसमें थिकनेस टी ही लेंगे बस। और क्या चाहिए बोलो। नहीं सर। यस सर। सर इसके चलो जब भी अपन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो मिनिमम एरिया वाला सेक्शन देखना आप लोग, है ना। हाँ, बस ठीक। क्योंकि वहीं पे मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगी ना। फोर स्ट्रेस क्या होता है देखो, स्ट्रेस इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, जितना ये मिनिमम एरिया होगा उतना ही ये टाउ मैक्स होगा, है कि नहीं। हाँ सर, जितना जिसमें एंगल दिया होगा उसमें ऐसे ही करना पड़ेगा। एरिया में जितना मतलब ज्यादा परपेंडिकुलर। स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगा उतने ही फेलियर के चांसेस वहीं से होंगे, तो उसी को हम सेव करेंगे, है कि नहीं। देखो अब यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हेलिकल स्प्रिंग स्पेशली, बाकी हमें स्प्रिंग से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तो इसका फिगर बनाना ना एक बड़ा भारी काम लगता है, देखो। हम्म
चलो ये स्प्रिंग है, ठीक है। तो पहले तो दुनिया भर के स्प्रिंग है। ये देखो, ये जो कॉइल है दिस इज इनएक्टिव कॉइल, क्या कहलाएगा ये? इनएक्टिव कॉइल। करेक्ट। और दो हेलिक्स के बीच का जो ये डिस्टेंस होता है दिस इज कॉल्ड एज पिच। एंड दीज आर कॉल्ड एज एक्टिव कॉइल्स। ये भी इनएक्टिव कॉइल है, ध्यान देना। कॉइल, करेक्ट। अब देखो यहां से लेके ये जो डायमीटर है दिस इज मीन डायमीटर, इसे हम कैपिटल डी से डिनोट करेंगे। कैपिटल डी इज अ मीन डायमीटर, मीन डाया ऑफ स्प्रिंग। और ये स्मॉल डायमीटर है, दिस इज डायमीटर ऑफ द स्प्रिंग वायर, डाया ऑफ स्प्रिंग वायर। करेक्ट। हेलो, यस सर। अब देखो यहाँ पे एक आउटर डाया होगा और ऐसे एक इनर डाया होगा, लाइक दिस। इज इट क्लियर? तो यस आउट सर। डी नॉट इज अ आउटर डाया ऑफ स्प्रिंग, और डी नॉट इज इक्वल टू होगा क्या? मेन डायमीटर प्लस डी नॉट, सॉरी प्लस डी, एंड डी आई इज अ इनर डाया। और इनर डाया क्या कहलाएगा? मीन डायमीटर माइनस डी, ऐसे लिख सकते हैं, बोलो। हाफ ऑफ दोनों है तो बराबर डी से माइनस कर दो। अब एक टर्म आता है स्प्रिंग इंडेक्स, सी इज ए स्प्रिंग इंडेक्स, और सी क्या कहलाता है? दिस इज द रेशियो ऑफ कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, यस और नो। एंड के कहलाता है स्टिफनेस, और ये क्या होता है? टोटल लोड अपॉन डेल्टा, यस और नो। हेलो, तो यहाँ पे किसी यस को सर। डाउट है यहाँ पे? अब देखो ये जो स्प्रिंग है दिस, यहाँ पे कोई लोड लग रहा है क्या? नहीं। तो इसे कहते हैं इसे कहते हैं फ्री लेंथ। जो टोटल लेंथ होगी स्प्रिंग को उसे कहेंगे हम फ्री लेंथ, एल एफ। दिस इज कॉल्ड एज फ्री लेंथ व्हेन देयर इज नो लोड। इट इज the length of the spring under no load condition. कंडीशन, yes or no? नेक्स्ट आता है कंप्रेशन लेंथ। कंप्रेशन लेंथ का मतलब क्या है कि उसमें आप कुछ लोड अप्लाई कर दो तो कुछ अमाउंट का कंप्रेशन हो जाएगा। इट इज करेस्पॉन्डिंग टू P max, that is तो ये क्या कहलाएगा, बोलो? सॉलिड लेंथ दिस प्लस y max, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, यस और नो। जब P max एक्ट होगा तो डिफ्लेक्शन भी स्प्रिंग का मैक्सिमम ही होगा, यस और नो, बोलो। और सॉलिड लेंथ क्या कहलाती है? व्हेन देयर इज नो गैप बिटवीन द कॉइल्स, मतलब आपका स्प्रिंग कुछ इस तरीके से हो।
अगर स्प्रिंग कुछ सर ऐसे वाई मैक्स इक्वल टू डिफ्लेक्शन। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन बताता हूँ, 2 सेकंड रुको। यहाँ पे देखो, हर एक कॉइल के बीच में कोई गैप है क्या यहाँ पे? नहीं है ना कोई गैप, बोलो। इसे कहते हैं सॉलिड लेंथ। ठीक, देखो फ्री लेंथ कब होगा? मान लो कि ये एज इट इज है। ओहो, ये फ्री लेंथ, मान लो कोई लोड नहीं लग रहा है, ठीक है। आफ्टर लोड क्या होगा? ये स्प्रिंग कुछ कंप्रेस हो जाएगा लाइक दिस। हेलो, हमने यहाँ पे कोई लोड अप्लाई किया सॉरी P, करेक्ट। तो इस लोड की वजह से स्प्रिंग कुछ डिफ्लेक्ट होगी, और सपोज कितना मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पॉसिबल हो सकता है? हेलो, ये देखो यहाँ पे ये स्प्रिंग है समझो। इस स्प्रिंग में अगर मैं कोई लोड अप्लाई करूं तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या हो सकता है? सर इतना हो गैप के सकता है बराबर कि जितना गैप है। हाँ, सारे गैप खत्म हो जाए, है कि नहीं? हाँ, बोलो। यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि और एक तो ऐसा रिलेशन ले सकते हैं क्या? अब यहाँ पे 2 टर्म है, एक तो फ्री लेंथ है, जब कोई लेंथ लोड एक्ट ना हो रहा हो उस कंडीशन में स्प्रिंग की जो लेंथ है दैट इज कॉल्ड फ्री लेंथ। ओहो, यहाँ पे देखो यही लेंथ है, दिस इज फ्री लेंथ, करेक्ट। सर कुछ भी चल नहीं रहा है इस पे। नहीं चल रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ, एक बार और चालू करके। ओ यार, ये बड़ी समस्या है, 2 सेकंड ना। स्प्रिंग, डिजाइन ऑफ स्प्रिंग देख लेता हूँ एक बार। भंडारी बुक पढ़ना, ठीक है ना सब लोग? यस सर। देखो अब दिख रहा है। एक बार एक काम करता हूँ मैं, देखो मैं सब डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, और सारे लेंथ में मैं एक साथ रिलेशन बताता हूँ, ठीक है ना? देखो इस यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ठीक फिगर। सबसे पहले फ्री लेंथ देखो, ये फ्री लेंथ हो गया, ठीक है। अब इसमें कोई लोड एक्ट नहीं हो रहा है। अब हम एक लोड अप्लाई कर दें तो ये जो अपर एंड है कुछ कंप्रेस होके यहाँ पहुंच गया। Now in this case here we can get a spring like this.
ऐसे समझो, करेक्ट। तो ये कंप्रेशन लेंथ है व्हेन वी अप्लाई सम लोड, एंड दिस लोड इज सपोज नथिंग बट दिस इज कॉल्ड एज पी मैक्स। फिर हमने ऐसा तबाही लोड अप्लाई किया यहाँ पे कि सारी स्प्रिंग आपस में जुड़ गई, करेक्ट। तो इस केस में जो अब लेंथ मिलेगी दैट इज कॉल्ड एज सॉलिड लेंथ। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। करेक्ट, कुछ इस तरीके से स्प्रिंग, तो ये क्या कहलाएगा? सॉलिड लेंथ। चलो अब एक दूसरे के बीच में क्या रिलेशन होगा मैं अब बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्री लेंथ है, फ्री लेंथ मीन्स देयर इज नो लोड, करेक्ट है। और फ्री लेंथ अगर मैं LF से डिनोट करूं तो इसके लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू कंप्रेस्ड लेंथ प्लस डेल्टा, और यहाँ पे ये जो डिफ्लेक्शन हुआ दिस इज डेल्टा डिफ्लेक्शन एट मैक्सिमम लोड, यस और नो। और इसी को क्या लिख सकते हैं हम? और यहाँ पे देखो दिस इज कॉल्ड एज गैप, करेक्ट। तो ये कहलाएगा सॉलिड लेंथ प्लस टोटल एक्सियल गैप प्लस डेल्टा, ये कहलाएगा फ्री लेंथ, करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका कौन सा? कंप्रेस्ड लेंथ। ऊपर लिखा है ना कंप्रेस्ड लेंथ, ये L compressed इक्वल टू होगा एक्सियल गैप बिटवीन द कॉइल्स प्लस डेल्टा डिफ्लेक्शन, ये सानो। हेलो, हेलो। और ये Yes, जो sir. डेल्टा मिलेगा इसे हम डेल्टा मैक्स ले सकते हैं एट, और ये डेल्टा मैक्स कब मिलेगा? एट मैक्सिमम लोड, करेक्ट है। और जो भी हम स्प्रिंग बनाएंगे तो हम कभी भी ऐसी स्प्रिंग नहीं बनाएंगे कि लोड अप्लाई करने से सारी स्प्रिंग आपस में, सारी कॉइल्स आपस में कनेक्ट हो जाए, है ना। तो लोड वह परमिशन लोड होगा जिसमें एक एप्रोप्रिएट एक्सियल गैप रह जाए, है ना, करेक्ट है। तो यहाँ पे देखो, तो ये जो हमको यहाँ पे मिल रहा है डेल्टा, दिस इज डेल्टा करस्पॉन्डिंग टू पी मैक्स
मैक्सिमम लोड के रिस्पेक्ट में डेल्टा है, फिर भी एक्सियल गैप कुछ ना कुछ अमाउंट का रह जाएगा। और क्यों गैप रखते हैं? जिससे आपस में स्प्रिंग्स आपस में कनेक्ट ना हो, क्योंकि जब आप इसमें लोड अप्लाई करोगे ना तो ये सब सारी स्प्रिंग ये कुछ इस तरह से मूव करती हैं, करेक्ट है, ऐसे सर्कुलर मोशन में। अगर ऐसा मूव किया और एक आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो गए तो ये वियर एंड टियर होने के चांसेस हो जाते हैं इसके। तो हम लोग इंश्योर करते हैं कि द स्प्रिंग शुड हैव एडुकेट गैप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमम लोड, ऐसा नो, करेक्ट है। इसलिए जो आपका कंप्रेस्ड लेंथ है, दिस इज नथिंग बट क्या कहलाएगा? दिस इज इक्वल टू एक्सियल गैप बिटवीन द कॉइल्स प्लस द डेल्टा मैक्सिमम। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट आता है सॉलिड लेंथ। तो सॉलिड लेंथ इज नथिंग बट इट इज, इसे क्या लिख सकते हैं? बोलो। तो यहाँ पे देखो सारे स्प्रिंग वायर्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। हेलो, और सपोज ये n नंबर ऑफ वायर्स कनेक्टेड है, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? n नंबर ऑफ वायर्स इनटू डायमीटर, diameter of one wire, yes or no? And this is n total, where nt is a total number of coils, yes or no? Hello, हेलो। तो Yes, sir. इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो सॉलिड लेंथ। इज इट क्लियर? यस सर। तो सॉलिड लेंथ का फॉर्मूला ये हो गया, कंप्रेस लेंथ का फॉर्मूला ये हो गया, और फ्री लेंथ क्या हो जाएगा? फिर से यहाँ पे यहीं पे लिख देता हूँ, LF इज इक्वल टू क्या होगा? बोलो। हेलो, सर इन दोनों का सम प्लस गैप। सॉलिड लेंथ, सर फ्री लेंथ बोल रहे हैं ना LF? हाँ फ्री लेंथ, तो क्या आएगा? बोलो। सर सॉलिड लेंथ प्लस L compressed length कंप्रेस प्लस लेंथ प्लस प्लस डेल्टा मैक्स, है ना? ये तो लिखा था, कंप्रेस्ड लेंथ प्लस डेल्टा। ये जो लेंथ है ये आफ्टर कंप्रेशन मैं है कि नीचे वाला नहीं? फॉर्मूला बोल रहा हूँ। इज इट क्लियर? लेंथ आप इसे कहते हैं कंप्रेस्ड लेंथ, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या लिया? हाँ ठीक है। और ये गलत लग रहा है मुझे, कंप्रेस्ड लेंथ की लेंथ का फॉर्मूला। देखो इसको, एक्सियल गैप तो चलो ठीक है, एक्सियल गैप हो गया, और प्लस सॉलिड लेंथ होगा ये, यस और नो, इंस्टेड ऑफ डेल्टा। हेलो, यस सर। एनडी, भाई कौन ऐसा कैसे लिख रहा हूँ? अब ठीक है। और ये एल कंप्रेस प्लस डेल्टा, या फिर हम लिख सकते हैं एक्सेल गैप प्लस सॉलिड लेंथ प्लस डेल्टा, और भी डेल्टा मैक्स। इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब बात आती है स्प्रिंग स्ट्रेस की, ठीक है ना। अब डिजाइन अगर हमें इसे करनी है, स्ट्रेस डिफ्लेक्शन ये सब चीजें पूछी जाती है, तो देखो हमें करना क्या है। सपोज अगर यहाँ पे कोई लोड एक्ट हो रहा है W, करेक्ट। तो इस W लोड को अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट करूं इस वायर के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा? बोलो। 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई कर दूं लाइक दिस। सपोज दिस इज F1 एंड दिस इज F2। इज इट क्लियर? हेलो, तो ये Yes, फोर्स sir. लग रहा है पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन। इज इट क्लियर?
ये जो फोर्स लग रहा है, दिस इज एक्टिंग पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन, देन इट विल ट्राई टू, और जब आप लोड देखो, ये स्प्रिंग है सपोज, और यहां से जब आप फोर्स अप्लाई करोगे ना, और जब ये स्प्रिंग कंप्रेस होगी, तो यही जो एंड है ये कुछ इस तरीके से मूव करेगा। अगर मैं इस पॉइंट को मार्क कर दूं, करेक्ट, तो इसके मोशन को हम कुछ इस तरीके से शो कर सकते हैं। तो यही जो पॉइंट है यहां से शिफ्ट होके इधर पहुंच जाएगा, ये सर नो, मतलब ये कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे मूव करेगा ये पॉइंट, करेक्ट। क्योंकि लेंथ इंक्रीज डिक्रीज होती है ना जब कंप्रेस करते हैं, तो यहाँ पे देखो जो F1 है, ओहो ये क्या कर दिया, ये जो F1 फोर्स है और ये W लोड है, ये दोनों मिलके इसमें एक ट्विस्टिंग मोमेंट प्रोड्यूस करते हैं। और जो F2 है इटसेल्फ दिस इज एक्टिंग डायरेक्ट शियर फोर्स पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन, ये सर नो। तो F2 की वजह से डायरेक्ट शियर स्ट्रेस आएगी विच कैन बी रिटन एज फोर्स अपॉन एरिया, और ये आएगा पाई बाई 4 डी स्क्वायर। तो सिंपली लिख सकते हैं 4F अपॉन पाई डी स्क्वायर, ये सर नो। और यहाँ पे जो F1 W एंड F1 है, ये दोनों मिलके एक ट्विस्टिंग मोमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। M की जगह मैं इसे T लिख देता हूँ, तो T जो कि W इंटू मीन डायमीटर का हाफ होगा, ये सार नो, ये डिस्टेंस है ना, दिस इज D बाई 2 हाफ ऑफ द मीन डायमीटर, ये टॉर्क प्रोड्यूस करेगा और इसकी वजह से एक शियर स्ट्रेस आएगा दैट इज कॉल्ड एज टॉर्शनल शियर स्ट्रेस, TT कर दो टाउ T। तो क्या आएगा ये 16T अपॉन पाई डी क्यूब होता है फॉर्मूला। तो T की जगह हम क्या लिख सकते हैं, W इंटू डी बाई 2 अपॉन पाई डी क्यूब। तो सिंपली क्या आ गया 8WD अपॉन पाई डी क्यूब। तो टोटल शियर स्ट्रेस इंड्यूस्ड दिस कैन बी रिटन एज क्या आएगा 4F, F की जगह W लिख दो यहाँ पे, हेलो, 4W अपॉन पाई डी स्क्वायर प्लस 8WD अपॉन पाई डी क्यूब। तो इसी को क्या लिख सकते हैं बोलो, इसमें D से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूं, सिमिलरली 2 से मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या आएगा 8WD अपॉन पाई डी क्यूब, बाहर निकालिए जाए तो क्या मल्टीप्लाई बचेगा, 2 से डिवाइड क्यों करना है? अच्छा अरे कॉमन, हाँ ठीक ठीक। फैक्टर बना रहे हैं, तो डी बाई 2 प्लस डी, तो D बाई 2 प्लस कैपिटल डी। 1, अच्छा डी भी कॉमन निकाल लिया ओहो सर, डी नहीं निकलेगा ना कॉमन, कैपिटल डी। इसमें और जुगाड़ लगाते हैं, निकले कैसे नहीं। इस ये क्या हो गया, फिर से आ गया, कुछ नहीं, एक काम करते हैं ना, देखो मैंने एक कांस्टेंट बताया था स्प्रिंग इंडेक्स, कहाँ गया, ये C इज इक्वल टू कैपिटल D बाई डी, इसको यूज कर लें। हाँ सर कर लीजिए। तो ये आ जाएगा आपका 8WC अपॉन पाई डी स्क्वायर प्लस 4W अपॉन पाई डी स्क्वायर। अब यहाँ से 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो, तो सिंपली क्या आ जाएगा 8W अपॉन पाई डी स्क्वायर इन ब्रैकेट ई प्लस हाफ, C प्लस हाफ 1 बाई 2, यस सर। टोटल आ गया ये।
Yes, sir. लेकिन यहाँ पे एक फैक्टर होता है जिसे कहते हैं वॉल्स करेक्शन फैक्टर, वो 8 WD के फॉर्म में रहता है। तो मैं इसको C यहाँ कन्वर्ट ना करके D एज इट इज रहने दूं अगर, और इसको D क्यूब, तो यहाँ पे क्या चेंज करना पड़ेगा बोलो? D बाई D का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, कैपिटल D का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ऐसे ही करना पड़ेगा। Yes, sir. टोटल जुगाड़ का काम है ये, 8 WD अपॉन पाई D क्यूब। चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये आ जाएगा 1 प्लस, बोलो क्या आएगा? स्मॉल d बाई 2D, यही तो बचेगा। हाँ 1/2C। ये आ जाएगा आपका 8 WD अपॉन पाई D क्यूब। अब सही है, 1 प्लस 0.5 बाई C, करेक्ट। तो यहाँ Yes, पे sir. जो ये टर्म आता है, दिस इज कॉल्ड एज शियर स्ट्रेस करेक्शन फैक्टर। शियर स्ट्रेस करेक्शन फैक्टर, दैट इज कॉल्ड एज KSH, और ये आ जाता है 1 प्लस 0.5 बाई C। तो अब टोटल टाउ आ गया आपका, रिजल्टेंट टाउ, दिस इज इक्वल टू 8 WD अपॉन पाई D क्यूब इंटू KSH, ऐसे लिख सकता हूँ। और इसी में एक मल्टीप्लाई कर दो फैक्टर KC का, तो KC क्या रहता है? कर्वेचर फैक्टर। ठीक, तो यहाँ पे अब जो टर्म आता है KSH इंटू KC, दिस इज इक्वल टू होता है 4C माइनस 1 अपॉन 4C माइनस 4 प्लस 0.615 अपॉन C, और इसी को कह दिया जाता है वॉल्स करेक्शन फैक्टर, करेक्ट। दिस इज कॉल्ड एज KW, वॉल्स करेक्शन फैक्टर। तो ये फॉर्मूला याद रखना, कई बार ये फॉर्मूला डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया है वॉल्स करेक्शन फैक्टर का, ठीक है। तो अब टाउ टोटल जो आ गया, दिस इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू 8 WD अपॉन पाई D क्यूब इंटू KW होगा, करेक्ट। और सिंपली कह सकते हो फॉर सेफ डिजाइन ऑफ स्प्रिंग, दिस टाउ टोटल शुड बी लेस देन इक्वल टू टाउ परमिसल होना चाहिए, करेक्ट। अब आपको निकालना एक्सप्रेशन फॉर वाई मैक्स। और ये वाई मैक्स है कि एक्चुअली मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, करेक्ट। तो देखो इसको ऐसे निकालते हैं, स्ट्रेन एनर्जी in case of twisting it can be written as T into theta, और 1/2 T की थीटा की जगह हम लिख सकते हैं TL अपॉन GJ। तो सिंपली क्या बन गया? स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू T स्क्वायर L अपॉन 2GJ, करेक्ट। हेलो, इनकी वैल्यू पुट कर दो। T क्या लिख सकते हैं? W इंटू D/2 का होल स्क्वायर इंटू L, करेक्ट। L को क्या लिख सकते हैं? L मतलब ये जो स्प्रिंग ऐसे फैली हुई है ना, तो टोटल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग यहां से लेके यहां तक, तो इसे हम लिख सकते हैं इफ वी हैव 22 n pi D। नंबर ऑफ टर्न इनटू
circumference of one turn, yes or no? Yes, sir. Pi d into n. Divided by 2g, j क्या आएगा? pi by 32 d to the power 4. बोलो, तो इसको सिंप्लीफाई करूं तो क्या आएगा? देखो ये आ जाएगा डी स्क्वायर, डब्ल्यू डी स्क्वायर और डी पहले से है, तो डब्ल्यू डी क्यूब इंटू पाई इंटू एन अपॉन क्या आएगा ये इंटू 32 भी कर दो, नीचे क्या आएगा बोलो? 2 दूनी 4 गुणे 2 गुणे जी इंटू पाई इंटू डी टू द पावर 4, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये पाई से पाई तबाह हो गया, ये 8 है, 8 4 जा 32, तो यू डब्ल्यू आ जाएगा यू डब्ल्यू डी क्यूब 4 डब्ल्यू डी क्यूब इंटू एन डिवाइडेड बाई जी डी टू द पावर 4 to the 4, power 4. यही आएगा। हाँ sir. और इसी को हम लिख सकते हैं 4 डब्ल्यू सी क्यूब एन अपॉन जी डी वेयर सी इज इक्वल टू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, करेक्ट? Yes, sir. तो सिंपली कह सकते हैं फॉर फ्रॉम कैस्टिलियनस फर्स्ट थ्योरम, क्या कहता था? डिफ्लेक्शन मैंने आपको बताया था, अच्छा आपको नहीं बताया, डेल्टा इज इक्वल टू होता है डेल यू बाई डेल पी, और यहाँ पे पी की जगह क्या होगा? डेल यू बाई डेल डब्ल्यू। ये कैस्टिलियनस फर्स्ट थ्योरम है, तो फॉर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, डेल्टा मैं बार बार लिख देता हूँ, फॉर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन वाई मैक्स it should be written as del u by del p, first derivative of with respect to load। यहाँ लोड हमने w के फॉर्म में लिखा है, yes or no? तो del u by del w कर सकते हैं हम, तो ये क्या आएगा बोलो? और ये w स्क्वायर भी तो होगा, है कि नहीं? तो ये आ जाएगा 8w d q, सॉरी 8w c क्यूब n अपॉन जी डी, यही मिलेगा बोलो? हेलो, तो अगर मैं इसे y मैक्स लिखूं तो ये क्या हो जाएगा? 8w मैक्स इंटू सी क्यूब एन अपॉन जी डी। आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में डिफ्लेक्शन पढ़ा होगा, वाई स्ट्रेन एनर्जी मेथड, कैस्टिलियनस फर्स्ट थ्योरम। अभी चल रहा है सर। इसे कहते हैं स्ट्रेन एनर्जी मेथड, डिफ्लेक्शन बाय स्ट्रेन एनर्जी मेथड, करेक्ट? तो ये रिलेशन आ गया हमारे पास इसका वाई मैक्स का। अब देखो हमारे पास स्टिफनेस जो होता है दिस, ये क्या होता है? लोड अपॉन डिफ्लेक्शन, ये सार लो बोलो। तो इसको लिखने के लिए हम क्या लिख सकते हैं? K इज इक्वल टू W मैक्स अपॉन Y मैक्स, तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों? GD अपॉन 8 C क्यूब N, ऐसे लिख सकते हैं क्या? यस सर। तो यहां से क्या पता चला कि जो स्प्रिंग स्टिफनेस है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कॉइल। अगर आपके पास कोई स्प्रिंग है उसको हाफ से कट कर दो तो स्टिफनेस में क्या चेंजेस आएगा? तो डबल हो जाएगी। तो K डबल हो जाएगी, करेक्ट। करेक्ट, तो याद रखोगे फॉर्मूला? तो मेन है यस सर। यहाँ पे ये याद रखना, हाफ टी इंटू थीटा, बस बाकी सब कुछ बन जाएगा, बाकी तो सब इधर उधर अरेंज ही करना है। तो ये है कहानी स्प्रिंग की, और बोलो।
सर स्प्रिंग में बस यही से क्वेश्चन आता है। हाँ, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। मैंने जो गोले किए ना, एक तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एक ओहो, एक ये क्या हो रहा है, एक ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एक ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 2, और ये तीसरा, और ये चौथा वॉल्स करेक्शन फैक्टर। इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाता। लेंथ भी आपसे कोई नहीं पूछता। और ये गेट के हिसाब से सही है, डिजाइन करने के हिसाब से सही नहीं है, ठीक है ना। जो ये सारी चीजें मैंने बताई ना, ये गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो करेक्ट है, लेकिन डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्ट नहीं है, ठीक है। ये इंडिविजुअल टर्म्स मैंने बताया, कोई आपको डिजाइन प्रोसीजर नहीं बताई है। डिजाइन क्या दे देता है कि भाई डब्ल्यू लोड लगाना है और इसकी परमिसिबल स्ट्रेंथ सपोज कुछ टाउ दे देगा, टाउ परमिसिबल शियर स्ट्रेंथ। फिर बोलेगा कि आप डिजाइन करो स्प्रिंग की, तो उसमें डिजाइन आपको स्प्रिंग का डायमीटर, लेंथ, है ना, इनर एंड आउटर डायमीटर, साइज, सब कुछ निकालना पड़ता है। उसके लिए डिजाइन डेटा बुक की नीड जरूर पड़ती है। हेलो, सर ठीक है ना। तो ये सब, इससे आप गेट की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, बाकी डिजाइन नहीं कर सकते हो, ठीक है। हाँ सर, उस वाले फॉर्मूले से बहुत ज्यादा डिफरेंस दिख रहा है। क्योंकि वो डिजाइन करने के लिए, अब मैं पूरी प्रोसीजर बता दूं बट वो कोई सेंस नहीं है, गेट वेट में नहीं आता। आईएएस एग्जाम में तो आता है कि पूरी डिजाइन ही करवा देता है कई बार वो, तो वो सारे डेटा दे देता है फिर उसमें। इवन बहुत सारे अगर में इंपीरियल है सर, वो रिलेशन, भंडारी में पूरा उसी पे बेच दिया है। है ना। तो स्प्रिंग यहाँ से निपट गया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, ब्रेक, क्लच, शाफ्ट, ब्रेक, क्लच, बेयरिंग, शाफ्ट, ये 4 टॉपिक मेन बचे हुए हैं। ब्रेक एक क्लास में निपट जाएगा, क्लच और बेयरिंग्स हम लोग साथ में पढ़ेंगे क्योंकि दोनों में सेम रिलेशन यूज होने वाले हैं, सेम डेरिवेशन करने वाले हैं, ठीक है। तो 2 दिन में हो जाएगा। कितने सर टाइम, कब गियर, तक अपनी क्लास कब तक है? सर गियर, हाँ, गियर कह रहा हूँ, गियर वर तो कुछ नहीं हो, गियर आपका मैक्सिमम थ्योरी ऑफ फेलियर से आता है। हालांकि हम लोग बीम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। यस सर। ये आपकी क्लास रहेगी 12 तारीख तक। आज 9 है, 10, 11, 12, 10, 11, 12, 3 दिन में फिनिश कर देंगे सब। चलो अब इतना ही पढ़ाऊंगा, मैं थक गया हूँ ना आज सुबह 7:30 बजे से क्लास ले रहा हूँ, 7:30 सर। से 8:30 बज गया, 11 घंटे हो रखे हैं, Yes, sir. बाद 13 घंटे। चलो तो कल पढ़ते हैं रिमेनिंग टॉपिक, ठीक है ना। Yes, सर sir. आप कहाँ से हो? मैं उदयपुर में हूँ वाला। तो यहीं पे समापन करूं, और चैट बॉक्स में मुझे कुछ पता नहीं चलता, इसलिए डायरेक्ट बोल दिया करो, ठीक है ना। यस सर, थैंक यू सर।